नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें रामपाल जी ने भेजी है। तो चलिए आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम रामपाल है। बात आज से करीब कई साल पुरानी है। जहाँ तक मुझे याद है, इस घटना को हुए लगभग साल भर से ज़्यादा का समय हो चुका है। उस समय मैं उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पर काम किया करता था। दरअसल मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाया करता था और लगभग शाम के 7 या 8 बजे तक मैं अपने घर पहुंच जाया करता था। लेकिन उस दिन मुझे कल का भी काम करना था और काम करते करते काफ़ी समय हो गया था। और जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर कोई भी सवारी ही नहीं थी जो मुझे मेरे घर तक छोड़ देती। उस स्टेशन के बाजू में एक बड़ा सा कब्रिस्तान था जो कि वीरान हो चुका था। उस कब्रिस्तान को अंग्रेज़ों के ज़माने से ही बंद कर दिया गया था और तब से लेकर आज तक वो कब्रिस्तान कभी भी नहीं खुला। उस कब्रिस्तान के बारे में मैंने बहुत सी अफवाहें सुनी थी, लेकिन हाँ, मैंने आज तक कभी भी वहाँ पर कोई भी भूत या चुड़ैल या फिर कोई आत्मा वगैरह नहीं देखा था। और ना ही तो मैंने कभी दूसरे लोगों की तरह किसी शक्ति को अपने आसपास महसूस किया था। जब मैं रात के समय बाहर निकला और स्टेशन से देखा कि कोई भी सवारी नहीं बची है तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। दूसरी बात ये थी कि स्टेशन भी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, मानो अब स्टेशन भी एक कब्रिस्तान के जैसा वीरान हो चुका था। और फिर जब मैं अपने घर के लिए निकला तो मैं जानता था कि मुझे लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। वो जो कल का स्थान था वो स्टेशन के उस ओर पड़ता था जिसे पार करके मुझे अपने घर जाना था। मैं धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा था, तभी मैंने देखा कब्रिस्तान का गेट जो लोहे का था और पता नहीं कई सालों से पुराना और एकदम टूटा फूटा हुआ था, लेकिन बंद था। मैंने देखा कि वो गेट चरमराती हुई आवाज़ के साथ आगे पीछे हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई हवा के झोंके के साथ आगे या पीछे हो रहा हो। लेकिन डरा देने वाली बात तो ये थी कि वहाँ पर हवा का नामो निशान तक नहीं था और वो इतना पुराना लोहे का गेट था कि अजीब सी कान में चुभने वाली आवाज़ें आ रही थी। उस सुनसान और अंधेरे रास्ते में उस लोहे के गेट की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि मानो मेरी जगह कोई और कमज़ोर दिल वाला होता तो कब का वहाँ से भाग जाता। लेकिन स्टेशन पर भी कोई नहीं था क्योंकि स्टेशन भी एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। मैं वहाँ पर 1 मिनट के लिए रुक गया और उस गेट की ओर आगे बढ़ा, ये देखने के लिए कि गेट अपने आप आगे पीछे कैसे हो रहा है, जबकि गेट पर तो कुंडी लगी हुई थी। वो कुंडी भी जंग खाकर एकदम ख़राब हो चुकी थी। मैं उस गेट के पास गया और जाकर गेट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैं ये देखना चाह रहा था कि ये गेट आगे पीछे क्यों हो रहा है। तभी मानो ऐसा लगा कि गेट को पकड़कर कोई जानबूझ करके हिला रहा है। मैंने अपनी पूरी ताकत से गेट को पकड़ा हुआ था। इसके बावजूद वो गेट आगे पीछे अब भी हवा के झोंके की तरह हिल रहा था। मुझे ये बात सच में बहुत अजीब लगी। मैंने तुरंत उस गेट पर से अपना हाथ हटा लिया और अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा। लेकिन रास्ता एकदम सुनसान होने की वजह से वो गेट की चरमराती हुई आवाज़ मुझे काफ़ी दूर तक सुनाई दे रही थी। मैं लगभग 2 मिनट तक पूरी रफ्तार के साथ आगे भागा और जब 2 मिनट के बाद मुझे वो आवाज़ आना बंद हो गई, तब मानो मैंने एक चैन की सांस ली। मुझे लगा कि जो भी खतरा था वो टल चुका था, लेकिन शायद मैं गलत था क्योंकि अब मुझे अपने साथ किसी के और होने का महसूस हो रहा था।
जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही किसी और के कदमों की आवाज़ भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वह इतना सुनसान रास्ता था कि मानो अगर मैं जेब से 1 रुपये का सिक्का निकाल कर ज़मीन पर गिरा देता तो उसकी भी आवाज़ मुझे हर तरफ सुनाई देती थी। वैसे तो मैं कभी भी अपने घर पैदल नहीं गया था, यानी कि जब भी मैं अपने घर की ओर जाता था तब मुझे स्टेशन पर कोई ना कोई मिल जाता था तो मैं उसी के साथ घर चला जाया करता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे कोई सवारी नहीं मिली। मेरा घर वहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे था। एक तो दिन भर की थकान इतनी ज़्यादा थी कि अब चलना भी मुश्किल हो गया था और मैं जानता था कि 1-1.5 घंटा तो मुझे चलना ही पड़ेगा। घर पहुंचने और फिर कुछ दूरी पार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ नहीं चल रहा बल्कि वो मेरे कंधे के ऊपर बैठा हुआ है। मुझे इतना ज़्यादा वजन लग रहा था कि 10 कदम भी आगे चल पाना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए मैं रास्ते के बीचों बीच में बैठ गया और जब मुझे ऐसा लगा कि वो अदृश्य व्यक्ति मेरे कंधे से नहीं उतर रहा तो मैं रास्ते के बीचों बीच लेट गया था। लेटने के साथ साथ वो जो आत्मा थी वो मेरी छाती के ऊपर आकर बैठ गई। मैं उसे देख तो नहीं पा रहा था लेकिन उसका वजन इतना ज़्यादा था कि मानो ऐसा लग रहा था कि कोई एक बड़ा पत्थर मेरी छाती के ऊपर रख दिया गया हो। मैं चाह रहा था कि वो हट जाए और इसलिए मैं करवट घूम गया और मैं उल्टा लेट गया और मैं जैसे ही उल्टा लेटा वो बुरी आत्मा मेरी पीठ के ऊपर आकर बैठ गई और इस बार मुझे उसका वजन पहले से कई ज़्यादा गुना महसूस हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसलिए झट से खड़ा हुआ और तेज़ गति के साथ अपने घर की ओर आगे भागने लगा। शुरुआत में मुझे उसका वजन महसूस ही नहीं हुआ लेकिन फिर कुछ समय में दोबारा ऐसे लगने लगा कि जैसे कि कोई मेरे कंधे के ऊपर बैठा हुआ है और मैंने ऊपर वाले का नाम लेना शुरू कर दिया। मैंने वैसे भी कई बार सुन रखा था कि कोई भी बुरी शक्ति अगर तुम्हें घेर ले तो उसमें सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए जो तुम्हें बचा सकते हैं। लेकिन मानो उस समय ऐसा लग रहा था कि उस बुरी शक्ति को भगवान के नाम से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो मेरे ऊपर से हटने को तैयार ही नहीं थी। और फिर अचानक से मुझे एक आइडिया आया। वो ये था कि जिस रास्ते से मैं जा रहा था वहाँ से लगभग 15 मिनट की दूरी पर एक मंदिर था। तभी मैंने सोच लिया कि कैसे भी करके मुझे उस मंदिर तक पहुँचना पड़ेगा। मैं जैसे तैसे अपने आप की पूरी ताकत इकट्ठा करके मंदिर तक पहुँच ही गया था और मैं जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुँचा कि वो शक्ति एकदम से गायब हो गई। एक बात यह भी बताना चाहता हूँ कि जब दूर से ही वो मंदिर मुझे दिखाई दिया तब मेरे चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी, लेकिन अब वजन पहले से 4 गुना बढ़ चुका था। जब मंदिर का गेट मेरे से लगभग 10 कदम की दूरी पर था तब तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं ज़मीन पर रेंगता हुआ मंदिर तक पहुंच गया क्योंकि वजन सिर्फ बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से मुझे ज़मीन पर बैठना पड़ा और फिर मैं रेंगते हुए उस मंदिर के गेट तक पहुंचा। जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा मैं तुरंत मंदिर के अंदर चला गया और मन बना ही लिया था अब कुछ भी हो जाए पूरी रात मैं मंदिर में ही गुजारूंगा। और सुबह होने तक मैं मंदिर में ही था। फिर अगले दिन भी मैं जब अपने काम के लिए गया तो मंदिर से ही निकलकर स्टेशन गया। वहाँ जाकर मेरे साथ में जो लोग काम करते थे उन लोगों को ये सब मैंने घटना बताई। उन लोगों ने मुझसे कहा कि हम तो तुझसे पहले ही कहते थे लेकिन तू इन सब बातों को अफवाह समझता था और इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करता था। शायद अब तुझे समझ आ गया होगा कि हम तुझसे क्यों कहते थे। मैंने इस घटना के बाद लगभग मैंने उस स्टेशन पर 8 महीने तक काम किया, लेकिन वो पूरे 8 महीने में मैं जल्दी काम ख़त्म करके निकल जाया करता था।
और अपने घर पर जल्दी पहुंच जाया करता था। पता नहीं वो क्या चीज़ थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन हाँ, जब भी मैंने ये घटना किसी और को बताई, उन लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही कि वो एक बुरी आत्मा थी और तुझे सिर्फ परेशान कर रही थी। अगर उस समय शायद मंदिर नहीं मिलता तो हो सकता था कि वो तेरी जान भी ले लेती। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसको भगवान बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। तो दोस्तों, ये थी रामपाल जी की कहानी। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें राजू जी ने भेजी है, जो कि पुणे के रहने वाले हैं। चलिए इनकी घटना पर आते हैं। राजू जी बताते हैं कि ये घटना उनके साथ पुणे में घटी थी। वहाँ कुछ ऐसा था कि रात में वो अपनी रिक्शा लेकर यहाँ वहाँ घूम रहे थे ताकि उन्हें कोई भाड़ा मिल जाए। तभी अचानक उन्हें एक भाड़ा मिला। वो भाड़े ने जिस जगह का एड्रेस दिया था वो एक बॉयज़ हॉस्टल था और वहाँ पर अक्सर भूतिया घटनाएं घटती रहती हैं। मैं उस हॉस्टल का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिस किसी को भी अगर उस हॉस्टल के बारे में पता करना है तो वो गूगल पर सिर्फ इतना लिख सकता है कि हॉन्टेड हॉस्टल इन पुणे। तुरंत ही उसी हॉस्टल का नाम पहले नंबर पर आ जाएगा और आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कहा जाता है कि रात के समय वहाँ पर बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। मैंने भी कई बार वहाँ की घटनाएं सुनी थी, लेकिन मैंने कभी देखी नहीं थी और ना ही कभी महसूस की थी। जब मुझे वहाँ का भाड़ा मिला तो रात के कुछ 11 से 12 बज रहे थे। वो एक लड़का था। उस हॉस्टल के बाहर वो उतर गया था। आसपास एकदम शांति का माहौल था। मैं उसे देखकर हैरानी से पूछने लगा कि आपको जाना कहाँ है? आप यहाँ तो उतर गए, यहाँ से कहाँ जाएंगे? उसने उस हॉस्टल की तरफ इशारा किया। जैसे ही उसने वहाँ की तरफ इशारा किया, मैं तभी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे ना पूछना ही ठीक समझा। मैंने अपने पैसे लिए और रिक्शा को कुछ दूर वहाँ से बढ़ाकर आगे जाके रोक दिया और रिक्शा से उतरकर मैं उस लड़के को देखने लगा कि वो लड़का क्या करता है और कहाँ जाता है। मैं चुपचाप उसे देख ही रहा था कि मैंने तभी देखा वो लड़का थोड़ी दूरी पर जाने के बाद एकदम से गायब हो गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक लड़का जो कि हवा के झोंकों की तरह एकदम से गायब हो गया और मैं वहीं पर खड़े होकर दूर से अपनी आंखों पर जोर डालकर देखने लगा, लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया। मैं उसे अभी ढूंढ ही रहा था कि अचानक से मेरी पीठ पर आकर कोई खड़ा हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा तो मैंने पाया कि ये वही लड़का था जो मेरे रिक्शे पर बैठकर मेरे साथ यहाँ तक आया था। वो मुझे देखकर एक अजीब सी डरावनी सी हंसी हंसने लगा। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही डर लग रहा था और मैं खुद को ये समझा रहा था कि ये लड़का मेरे पीछे कैसे आया होगा। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा और मुझे खींचकर उसी हॉस्टल की तरफ ले जाने लगा। लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने अपना हाथ उससे छुड़वा लिया और दौड़ता हुआ अपनी रिक्शा की तरफ भाग आया। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं भाग रहा था अपने रिक्शा की तरफ आने के लिए, तब वो भी भागते हुए मेरा पीछा कर रहा था। मैंने फिर रिक्शा चालू की और तुरंत वहाँ से रिक्शा को भगाते हुए निकल गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने अपनी रिक्शा को रोका और वहीं खड़े होकर अपने चेहरे पर थोड़ा बहुत पानी मारा। मैं यह सोचने लगा कि आज जो घटना मेरे साथ हुई वो सच थी या मेरा वहम था। मुझे आज भी इस बात का जवाब नहीं मिला। वैसे तो मैं
पुणे में कई सालों से रिक्शा चलाता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक वैसा भाड़ा नहीं मिला। लेकिन हाँ दोस्तों, मुझे उसके बाद में भी 2-4 भाड़े लगभग मिले थे, जो कि रात के समय मिले, और उस हॉस्टल के आसपास का उन्होंने पता बताया था। मुझे उस हॉस्टल से इतना ज़्यादा डर लगने लगा था कि मैंने उस भाड़ों को साफ लेने से मना कर दिया था, और वहाँ जाने की हिम्मत कभी दोबारा मैंने नहीं की। तो दोस्तों, ये थी रमेश जी के साथ घटी एक छोटी सी आप बीती।